नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज के खंड में हम लोग हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके यूपी टेट, सी टेट और एस टेट या विभिन्न शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ हम लोग हिंदी के खंड में चलेंगे और इससे पूर्व हम लोग सीडीपी के क्वेश्चंस को देख रहे थे। जैसा आपको बताया हूँ कि आपके साथ हम सीडीपी, हिंदी और मैथ्स इन 3 विषयों के क्वेश्चन बैंक को लेकर चल रहे हैं। तो आज के खंड में हम लोग हिंदी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों की बात करेंगे। चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सत्य है? स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप में उच्चारित होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते। व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। यहाँ जो आपका प्रश्न है कि निम्न में कौन सत्य है, यानी 4 विकल्पों में एक विकल्प आपका सत्य है, उसी को खोजना है। तो यहाँ इस प्रश्न में चारों विकल्पों में पहला विकल्प आपका सत्य है और पहला विकल्प आपका आंसर होगा, क्योंकि स्वर का उच्चारण स्वतंत्र होता है। और जब हम व्यंजन के उच्चारण की बात करते हैं तो व्यंजन स्वर की सहायता से, व्यंजन का उच्चारण हम क्या करते हैं? स्वर की सहायता से करते हैं। तो यहाँ व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप में उच्चारित होता है, इसलिए यह कथन गलत है। अनुस्वार और विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते, यह कथन भी गलत है, क्योंकि हिंदी में अनुस्वार आपका अंग और विसर्ग आपका अह, ये दोनों आपके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग, इन्हीं को हम आप जानते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह भी कहते हैं। और चौथा, व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, यह कथन भी गलत है, क्योंकि ह्रस्व और दीर्घ ये आपके स्वर के प्रकार है। दूसरा प्रश्न, अनुतान का संबंध है उच्चारण के समय से, उच्चारण के उतार चढ़ाव से, उच्चारण में निकली वायु से या उच्चारण के कंपन से। यहाँ अनुतान आपका शब्द है, अनुतान का संबंध। तो अनुतान के बारे में हम आप जानते हैं कि किसी शब्द या वाक्य का उच्चारण करते समय उसमें सुर के उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। अनुतान किसे कहते हैं? जब हम शब्द या वाक्य के उच्चारण के समय हम देखते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय उसमें जो सुर है उसके उतार चढ़ाव को ही हम क्या कहते हैं? हम अनुतान कहते हैं। या यूं कह दें कि अनुतान के अर्थ के बारे में, कि अनुतान का अर्थ क्या है? तो शब्दों या वाक्यों को उनके भावों के अनुसार बोलना अनुतान का अर्थ है। इसका अर्थ क्या होता है? शब्दों या वाक्यों को उनके भावों के अनुसार बोलना, उनके भावों के अनुसार बोलना ही क्या है? अनुतान का अर्थ होता है। अब यहां पर अगर हम उदाहरण दें, तो अब उदाहरण जैसे देते हैं कि पंडित महाराज आ गए। पंडित महाराज आ गए। अब यहां हम उच्चारण कर रहे हैं पूर्ण विराम के साथ, यानी पंडित जी आ गए, पंडित महाराज जो हैं वो आ गए। फिर दूसरी तरफ पंडित महाराज आ गए, अब वही चीज है, पंडित महाराज आ गए, लेकिन यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा दिए। अब इनके साथ साथ फिर वही चीज कि पंडित महाराज आ गए, पुनः हमने बोला, लेकिन वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया, यानी विस्मय कि पंडित जी आ गए। तो अब यहां पर अब कैसा हम उच्चारण करते हैं, यानी जो हमारे बोध चिन्ह हैं, जो भाववाचक, जितने भी हमारे भाववाचक चिन्ह कहें या हम उसी को विराम चिन्ह कहें,
तो इनके अनुसार जो हम वाचन करते हैं, बोलते हैं, उतार चढ़ाव करते हैं, तो यहाँ दूसरा विकल्प क्या होगा? दूसरा विकल्प हमारा आंसर होगा। तीसरा प्रश्न, पाव रोटी कैसा शब्द है? तो पाव रोटी यह दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। पाव रोटी दो भाषा का मिश्रण है। तो जब दो भाषाओं का मिश्रण होता है तो वह संकर शब्द होता है। तो पाव रोटी का आंसर यह कैसा शब्द है? यह संकर शब्द है। हम जानते हैं, बाकी शब्दों पर बात कर लें। देशज शब्द जो देश में जन्मा हो, जा माने जन्म लेने वाला, देश में जन्मा हो, वह देशज शब्द होता है। अब देशज का यदि हम उदाहरण लेके चलें, जैसे हम बात करें थैला, ये शब्द हमारा देशज है। हम आप कहते हैं बड़ी गड़बड़ हो गई, तो अब गड़बड़ भी क्या है? देशज शब्द है। वहीं तत्सम, तत् माने उसका और सम माने समान, यानी ठीक उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान, यानी उन्हीं शब्दों का हिंदी में यथावत हूबहू जो हम प्रयोग करते हैं वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण में हमने लिया अग्नि। अब इसका यदि हम देखें तो आग दूसरा रूप हो जाता है, और पत्र, ये हमारे शब्द क्या हैं? ये तत्सम हैं। वहीं तद्भव शब्द जो अपभ्रंशित होते हैं, जैसे उज्ज्वल का हम आप प्रयोग करते हैं उजला शब्द, कर्पूर है तो हम आप उसको कपूर कहते हैं, ये हमारे तद्भव शब्द हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है पाव रोटी, प्रश्न जो पूछा है कि पाव रोटी कैसा शब्द है, तो पाव रोटी संकर शब्द है और डी आंसर हमारा होगा। चौथा प्रश्न, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहां नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो यहाँ व्यक्तिवाचक आपका विकल्प दिया गया है, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। इनमें से किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण इस वाक्य में, यानी समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था में नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा को दे रहा है? तो यह भाव को बता रहा है, इसलिए तीसरा विकल्प क्या होगा? तीसरा विकल्प हमारा आंसर होगा। व्यक्तिवाचक को हम जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति स्थान के नाम की बात करता है, विशेष की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी पूरे समूह, बिरादरी या जाति की बात करता है तो जातिवाचक, और किसी समूह की बात करेगा तो वह समूहवाचक। पांचवा प्रश्न, तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है? यहां शब्द है आपका कि तुम्हारा। तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। तो वैसे देखा जाए तो तुम्हारा, तुम्हारा ये आपका किसमें जाएगा? यह पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। सामान्यतः गलती लोग कर देते हैं, किसमें? लोग संबंधवाचक में चले जाते हैं, क्योंकि रा रे री के क्रम में जोड़कर नहीं, ये आपका पुरुषवाचक है। और पुरुषवाचक शब्द जब हम तुम की बात करते हैं या तू की बात करते हैं, और उसमें हम विभक्ति और वचन के क्रम में बात करते हैं, जब हम विभक्ति और वचन के साथ हम क्या करते हैं? इसका यौगिक रूप बनाते हैं। तो उस यौगिक रूप में हमारा जब विभक्ति संबंध कारक की बात हम करते हैं, संबंध कारक यौगिक शब्द बनाते हैं, तो वो तुम से या तू से तुम्हारा शब्द आपका निकलता है। तो यहां संबंधवाचक नहीं होगा, बल्कि वह किसमें जाएगा? वह पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, और आपका आंसर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। छठा प्रश्न, जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं? तो यहां जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है तो वह कर्तृवाच्य में जाता है, और इस प्रश्न का आंसर आपका कर्तृवाच्य ही होगा। अब कर्तृवाच्य के बारे में तीन चीजें आप ध्यान में रखिए, वह हमेशा कर्तृवाच्य में जाएगा। कोई भी वाक्य होगा जिसमें प्रधान कर्ता हो, जिसमें प्रधान कौन हो? प्रधान कर्ता हो।
फिर कर्म यदि रहे, मान लीजिए कर्म है भी वाक्य में, तो यहां लिख दें कि यदि रहे तो वह क्या होगा, वह गौण होगा। और तीसरी चीज ध्यान में रखिए कि क्रिया कर्ता के लिंग से प्रभावित हो। तीसरी चीज आप ध्यान में रखिए कि क्रिया जो है वह कर्ता के लिंग से प्रभावित हो, अर्थात क्रिया का जो लिंग निर्धारण होगा वह कर्ता पर आधारित होगा, तो वह कर्तृवाच्य का उदाहरण बनेगा। अब यहाँ कर्मवाच्य और भाववाच्य पर भी हम थोड़ा सा ध्यान दे दें। जब हम कर्मवाच्य की बात करते हैं तो कर्म प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा। कर्म क्या होगा, कर्म प्रधान होगा। और यहां पर कर्ता क्या होगा, कर्ता गौण होगा, इसमें कर्मवाच्य में। और दूसरी तरफ क्रिया कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार प्रभावित होगा। क्रिया जैसे कर्तृवाच्य में वह कर्ता के अनुसार प्रभावित था क्रिया, यहां क्रिया किससे होगा, कर्म के अनुसार। क्रिया का निर्धारण कर्म के अनुसार हम क्या करेंगे, उसका लिंग वचन और पुरुष, लिंग वचन व पुरुष का निर्धारण होगा। तो अब कर्मवाच्य में कर्म को ही विषय बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, कर्म को ही विषय, वाक्य में कर्म को ही विषय बनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिए। और तीसरी एक चीज और यहां पर ध्यान रखिएगा कि कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रियाएं होती हैं। कर्मवाच्य में कैसी क्रियाएं होती हैं, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब वहीं पर भाववाच्य की भी बात हम कर लें, तो भाववाच्य की जब हम बात करते हैं तो भाववाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से न होकर, इसमें एक चीज आप ध्यान में रखिए कि क्रिया का संबंध कर्ता व कर्म से न होकर किससे होगा, भाव से होता है, भाव से। और दूसरी चीज यहां पर यह भी आप जानिए कि जहां भाव की प्रधानता होती है वह वाक्य आपका कैसा होगा, वह उसमें भाववाच्य होगा। तो यहां इस प्रश्न में जैसा देखा कि जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है, यानी किसको बताया, कर्ता को क्या बताया, प्रधान, तो उसमें कौन सा होगा, कर्तृवाच्य। प्रश्न संख्या 7, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सकर्मक क्रिया या सहायक क्रिया। तो यहां जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है उसे हम क्या कहते हैं, वह नाम धातु क्रिया होती है। और नाम धातु क्रिया में जैसे हम कई उदाहरण ले रहे हैं, जैसे लाज, लाज से आपका क्या बनेगा, नाम धातु क्रिया लजाना। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, अपना से अपनाना। अब सर्वनाम आपका अपना है तो अपना से क्या बनेगा क्रिया, अपनाना। उसी तरह गरम से क्या बनेगा, गरमाना। ये आपकी नाम धातु क्रिया होगी। और पुनरुक्त शब्द भी आपको मिलते हैं, जैसे हिन हिन, तो हिन हिन से क्या बनेगा, हिन हिनाना। ये आपका क्या होता है, यह इसमें ज्यादातर आना का प्रयोग कर हम नाम धातु क्रिया का करते हैं। तो यहाँ संज्ञा का भी हुआ, सर्वनाम का हुआ और क्रिया विशेषण, इन तीनों से क्रिया का निर्माण हुआ, ये नाम धातु के अंतर्गत जाएगा। प्रश्न संख्या 8, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद व्याधन अर्थ, व्यय धन, आधा रथ और विधन अर्थ या व्यह धन अर्थ। तो जब हम व्यर्थ की बात करते हैं तो यह सही विकल्प इसका कौन सा होगा, विधन अर्थ। ये और यह किस संधि का उदाहरण है, यह यण संधि का उदाहरण है।
इसको इस तरह से हम ऋण संधि में जानते हैं कि ई का जब किसी भिन्न स्वर से मेल होता है तो ई रूपांतरित हो जाता है किसमें? या हलंत में। ऊ का किसी भिन्न स्वर से योग होता है तो ऊ का रूपांतर हो जाता है वह हलंत में। और री का रूपांतर इसमें जब भिन्न स्वर से होता है तो वह रा में हो जाता है। तो यहाँ ये नियम आपका लागू है। जैसे आपका विच्छेद रूप है वी धन अर्थ। अब इसको इस तरह से समझें कि यहाँ पर इसका वर्ण विभेद करिए, वा धन ई। ई बाद में आ रहा है और इसका योग आ से हो रहा है। तो अब यहां पर क्या होगा? ई अपने को रूपांतरित कर लेगा या हलंत में, और आगे वा हलंत है और या हलंत धन आ स्वर की विशेषता है। उसके सम्मुख यदि अर्धाक्षर है तो वह उसे पूर्णता दे देता है, और फिर रा धन था तो आपका शब्द क्या बन जाता है? आपका शब्द व्यर्थ बन जाता है। तो यहां तीसरा विकल्प क्या होगा? आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9, निम्न में कौन द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? यहां विशेष ध्यान दीजिए, पूछ रहा है उदाहरण नहीं किसका? द्वंद्व समास का। तो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं। और द्वंद्व समास में हम जानते हैं कि जो हमारे योजक शब्द होते हैं, योजक शब्द के स्थान पर क्या हो जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। ये इसकी पहचान। तो अब इसमें देखिए सब में योजक चिन्ह है। अब यहां आप देखिए किसमें योजक शब्द आएगा, किसमें नहीं? पाप पुण्य, या तो पाप होगा या पुण्य। तो ये हो जाएगा पाप या पुण्य। तो यहां पर या आपका क्या आ गया? योजक शब्द है। देश विदेश में भी आपका हो जाएगा धर्म भ्रष्ट। तो धर्म या भ्रष्ट नहीं होगा, बल्कि यह क्या हो जाएगा? यह धर्म से भ्रष्ट। और राग द्वेष, रागिया द्वेष। तो यहां आपका तीसरा विकल्प इतर है तीनों से, तो तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा कि यह द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो फिर यह है किसका उदाहरण? यहां किसका लोप हुआ है? से। और से क्या है? ये आपका कारक चिन्ह है। और हम जानते हैं कि जिसमें जब समस्त पद बनता है, समस्त पद में कारक चिन्ह का लोप होता है, तो वह कौन सा समास होता है? वह तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के भेद में जब हम चलते हैं तो 6 भेद आपके बनते हैं द्वितीया से सप्तमी तक। तो यह से क्या है? धर्म से भ्रष्ट, यानी धर्म से अलग होने की बात कर रहा है। इसलिए यहां पर कौन सा तत्पुरुष होगा? यहां पर अपादान तत्पुरुष। तो ये आपका भिन्न है। और किस समास का उदाहरण है? वह अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 10, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से वाचन करना। तो सस्वर वाचन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह दूसरा विकल्प है कि बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, और यही दूसरा विकल्प क्या होगा? हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 11, हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक साध्य है, साधन है, एकमात्र संसाधन है, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक जो है वो क्या है? वह साधन है। और दूसरा विकल्प क्या होगा? दूसरा विकल्प हमारा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 12, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहां इस तरह के प्रश्नों को विशेष ध्यान रखिएगा। पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, यानी नहीं को विशेष ध्यान रखिएगा। तो अब आपके जो है बादल अब्र सही है, कमल इंदिवर सही है, ये इसके
रात्रि यामिनी सही है पर्यायवाची, अग्नि अनिल ये भिन्न है। यानी तो ये क्या है, यही उत्तर होगा कि यह सुमेलित नहीं। क्यों? क्योंकि अग्नि की जब हम बात करते हैं तो यह इसकी पर्यायवाची अनल है, पावक है, आग है। लेकिन अनिल की जब हम बात करते हैं तो अनिल की पर्यायवाची किसकी है? हवा है, पवन है, समीर है। तो यहां पर आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका चौथा विकल्प होगा कि यह सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 13, शायद वह दिल्ली जाएगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यहां शायद संदेह की बात कर रहा है। यहां पर किसकी बात हो रही है? यहां संदेह की बात चल रही है। तो इसलिए यह किसका वाक्य होगा? संदेहवाचक वाक्य होगा और दूसरा विकल्प हमारा आंसर होगा। अर्थात जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह व्यक्त हो, संदेह का बोध हो, वह संदेहवाचक होगा और इसमें संदेह का बोध हो रहा है। बाकी तीनों के हम देख लेते हैं। संकेतवाचक वाक्य कौन से होते हैं? कि जिन वाक्यों में किसी शर्त की ओर संकेत किया गया हो। संकेतवाचक में क्या है कि किसी शर्त की ओर संकेत होता है तो वह संकेतवाचक वाक्य में जाता है। या जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक क्रिया क्या होती है? एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तो वह संकेतवाचक। जैसे जाओ, यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी तो खेती अच्छी होगी। यह एक क्रिया दूसरे पर, वर्षा होने पर खेती अच्छी। तो ये संकेतवाचक, एक क्रिया दूसरी की ओर संकेत। प्रश्नवाचक की बात हम करते हैं तो स्वाभाविक है कि जिन वाक्यों में वक्ता कोई प्रश्न पूछे, इसमें क्या होता है कि वक्ता कोई प्रश्न पूछे तो वह प्रश्नवाचक वाक्य। दरवाजे पर कौन खड़ा है? तो अब यहां पर यह प्रश्नवाचक का है। आज्ञा बोधक की जब हम बात करते हैं तो जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि का बोध होता है वह आज्ञाबोधक या आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। जाओ, जाकर सो जाओ, ये हमारा आज्ञाबोधक। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? लिपि से परिचय, बारह खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्ताक्षरों की पहचान। तो यहां बाकी तीन चीजें, बारह खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता और संयुक्ताक्षर, यदि हमें लिपि से ही परिचय नहीं होगा तो हम बाकी चीजें नहीं कर सकते। तो यहां लिपि से परिचय के अभाव में हम पढ़ नहीं सकते, तो यह हमारा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? रेडियो समाचार सुनाना, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, स्वभाव हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। तो यहाँ प्रश्न जो आपका पूछ रहा है कि श्रवण और वाचन कौशल के विकास के लिए, तो श्रवण और वाचन कौशल के लिए आपका दूसरा विकल्प कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना ही आपका सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होता है और यही हमारा आंसर होगा। साथियों, आज के खंड में इतना ही। फिर अगले क्रम में हम हिंदी के ही प्रश्न के साथ मिलेंगे और साथ में हम आपको सीडीपी और मैथ्स का क्रम भी लेकर चलते रहेंगे। फिर अगली वीडियो तक नमस्कार, वंदे मातरम।